जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की कहानी, यानी कि उनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की मैं आपके बीच वो कहानी लेकर आया हूँ कि किस प्रकार उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर सारे मुस्लिमों का सफाया कर दिया और सभी दुर्गों को पुनः विजित कर लिया, और किस प्रकार अफजल खां को उसके धोखे के बदले धोखे से मारा। अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इनसे संबंधित कोई भी जानकारी अनुपलब्ध है या फिर पता नहीं है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और जहां तक हो सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको ये जानकारी बताने वाला हूँ। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे। उन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शहाजी राजे भोसले एक शक्तिशाली सामंत राजा थे। उनकी माता जीजाबाई जादवराव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी राजे था, जो अधिकतर समय अपने पिता शहाजी राजे भोसले के साथ ही रहते थे। शहाजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम व्यंकोजी राजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार से समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। शिवाजी की माता जीजाबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका इनके जीवन पर अत्यधिक अच्छा प्रभाव पड़ा। शिवाजी का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निंबालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। सईबाई शिवाजी की पहली और प्रमुख पत्नी थी। वह अपने पति के उत्तराधिकारी संभाजी की मां थी। शिवाजी ने कुल 8 विवाह किए थे। वैवाहिक राजनीति के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की। शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां। पहली सईबाई निंबालकर, दूसरी सोयराबाई मोहिते, तीसरी सकवरबाई गायकवाड़, चौथी सगुणाबाई सिरके, पांचवी पुतलीबाई पालकर, छठी काशीबाई जादव, सातवीं लक्ष्मीबाई विचारे, आठवीं गुवांताबाई इंगले। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मालवों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। मालव प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा है और कोई 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज इन सभी जाति के लोगों को लेकर मालवा नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मालव युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। मालवों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग। रोहिदेश्वर का दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था जिस पे शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अधिकार किया था। उसके बाद तोरणा का दुर्ग जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि वह पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार हैं और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था और शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वह क्षुब्ध हुआ।
उसने शहाजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और नियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकण के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद कोंडाणा के दुर्ग पर अधिकार किया। परेशान होकर सबसे काबिल मिर्जा राजा जयसिंह को भेजकर शिवाजी के 23 किलो पर कब्जा किया। उसने पुरंदर के किले को नष्ट कर दिया। शिवाजी को इस संधि की शर्तों को मानते हुए अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपना पड़ा। बाद में शिवाजी महाराज ने मालवा, तानाजी मालुसरेय ने कोंडाणा दुर्ग पर कब्जा किया, पर उस युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी याद में कोंडाणा पर अधिकार करने के बाद उनका नाम सिंहगढ़ रखा गया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर पुरंदर के किले, कोंकण के किले और ऐसे अन्य छोटे बड़े किलों पर अधिकार कर लिया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज की हरकतों से पहले ही आक्रोश में था। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। शहाजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए। बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद शहाजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। अगले 4 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित की। शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों शत्रु थे। उस समय शाहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का साथ देने के बजाय उस पर धावा बोल दिया। उसकी सेना ने जुन्नर नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने मुंडा तथा रेशन के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इस समय शाहजहां बीमार पड़ गया। उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शाहजहां को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का राजा बन गया। इधर औरंगजेब के आगरा लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने भी राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए थे। शाहजी को पहले ही अपने पुत्र को नियंत्रण रखने को कहा गया था, पर शाहजी ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की। शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल्लाह भट्टारी अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल खां ने 12 लाख सैनिकों के साथ 1659 में कूच किया। तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वह सतारा के 30 किलोमीटर उत्तरवाई सिरवल के नज़दीक तक आ गया, पर शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। अफजल खां ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने उसके मार्फत यह संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उसे उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में हैं। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त होगा। हालांकि शिवाजी के मंत्री और सलाहकार उस संधि के पक्ष में थे, पर शिवाजी को ये वार्ता रास नहीं आई। उन्होंने कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वस्तुस्थिति का जायजा लेने अफजल खां के पास भेजा। गोपीनाथ और कृष्णजी भास्कर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खां शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है, अतः उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खां को एक बहुमूल्य उपहार भेजा और इस तरह अफजल खां को संधि वार्ता के लिए राजी किया। संधि स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगाकर रखे थे। मिलने के स्थान पर दोनों मिले। तब अफजल खां ने अपने कटियार से शिवाजी पे वार किया। बचाव में शिवाजी ने अफजल खां को अपने वस्त्रों वाघ नखों से मार दिया। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु मुस्लिम सैनिकों ने ब्राह्मणों को धमकी दी थी कि जो भी शिवाजी का राज्याभिषेक करेगा उनकी हत्या कर दी जाएगी। जब ये बात शिवाजी तक पहुंची कि मुगल सरदार ऐसी धमकी दे रहे थे, तब शिवाजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि अब वो उस राज्य के ब्राह्मण से ही अभिषेक करवाएंगे जो मुगलों के अधिकार में है। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी ने
काशी में 3 दूतों को भेजा, क्योंकि काशी मुगल साम्राज्य के अधीन था। जब दूतों ने संदेश दिया तो काशी के ब्राह्मण काफी प्रसन्न हुए, किंतु मुगल सैनिक को यह बात पता चली तो वह उन ब्राह्मणों को पकड़ लिया। परंतु युक्तिपूर्वक उन ब्राह्मणों ने मुगल सैनिकों के समक्ष उन दूतों से कहा कि शिवाजी कौन है, हम नहीं जानते, वे किस वंश से है। दूतों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा हमें पता नहीं है। तब मुगल सैनिक के सरदार के समक्ष उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमें कहीं अन्यत्र जाना है, शिवाजी किस वंश से हैं हमें नहीं पता, अतः ऐसे में हम उनके राज्याभिषेक कैसे कर सकते हैं। हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और काशी का कोई अन्य ब्राह्मण भी राज्याभिषेक नहीं करेगा जब तक राजा का पूर्ण परिचय न हो, अतः आप वापस जा सकते हैं। मुगल सरदार ने खुश होकर ब्राह्मणों को छोड़ दिया और दूतों को पकड़कर औरंगजेब के पास दिल्ली भेजने की सोची, पर वो भी चुप से निकल गए। वापस लौटकर उन्होंने ये बात बालाजी तथा शिवाजी को बताई, परंतु आश्चर्यजनक रूप से 2 दिन बाद ही वही ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ रायगढ़ पहुंचे और शिवाजी का राज्याभिषेक किया। इसके बाद मुगलों ने फूट डालने की कोशिश की और शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों को धमकी दी, कहा कि शिवाजी को राजा मानने से मना करो ताकि प्रजा भी इसे न माने, लेकिन उनकी नहीं चली। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि धारण की। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदवी स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया था। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण विजय के लिए अपने 2 सेनाधीशों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, पर वे असफल रहे। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के दिन उनके रायगढ़ फोर्ट में हो गई थी। उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह कुछ समय के लिए बीमार हो गए थे, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कई इतिहासकारों ने यह लिखा है कि उन्हें साजिश के तहत विष देकर मार दिया गया था। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही कम समय में शिवाजी महाराज के बारे में इतनी सारी जानकारी बता दी है और हर हिंदू को यह जानकारी होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव।